सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th के पीसीबी कॉम्बिनेशन की बायोलॉजी के 20 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस एट अ स्ट्रेच हम लोग सॉल्व करने वाले हैं विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या मुझे ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। तो फिर मैं 11th के 12th के 9 10 6 7 8 सबके पेपर्स में सॉल्व करवाऊंगी। हायर लेवल में 11 12 में मैं सिर्फ बायोलॉजी सॉल्व करवाऊंगी, उसके लोअर में आपको साइंस भी सॉल्व करवाऊंगी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ देना मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। Living organisms can be distinguished from non-living things on the basis of। तो हमसे ये कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश, मतलब कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं किनसे, नॉन लिविंग थिंग से। कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। देखिए, ग्रोथ एंड मूवमेंट। तो अगर हम बात करें तो जनरली जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं वो खुद से तो मूव नहीं कर पाती हैं, हमें उन्हें मूव करवाना पड़ता है तब वो मूव करते हैं। और हमें उसमें ग्रोथ भी जनरली नहीं दिखाई देती है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे मूवमेंट अगर हम देख सकते हैं तो जो प्लैनेट्स है वो खुद ब खुद मूव करते हैं, बट दे आर एक्सेप्शंस। तो ग्रोथ एंड मूवमेंट हो गया। सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखा जा सकता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही अपने जैसे और प्रोजेनीज को प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अपनी लीनियज को कंटिन्यू कर सके, अपने जैसे स्पीसीज को कंटिन्यू रख पाए। फिर आता है प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। देखिए, इन दोनों वर्ड्स का मतलब पहले समझिए। प्रोग्रेसिव मतलब जो चीज़ हमारे सर्वाइवल के लिए अच्छी हो, ठीक है, प्रोग्रेसिव। इवोल्यूशन मतलब धीरे धीरे उस चीज़ में इवॉल्व करना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने में ऐसे ले आना कि हमारी जो लाइफ है वो और इजी बन जाए। ये किस लेवल पे होती है, ये हमारे बॉडी के लेवल पे होती है। तो ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन शो करते हैं। ह्यूमन बींग्स हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन शो। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे जो हम लोग ने इवॉल्व किया है, मैमल्स ने इवॉल्व किया है, वो हम लोग ने किससे इवॉल्व किया है, हम लोग रेप्टाइल लाइक एंसेस्टर्स से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। पहले जो ह्यूमन बींग्स थे वो सीधे नहीं खड़े हो पाते थे, इरेक्ट नहीं खड़े हो पाते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके इरेक्ट खड़े हो पाते हैं। और भी ऐसी चीज़ें हमारे में डेवलप हुई हैं जो हमें और बेटर परफॉर्म करने में हेल्प करती है, तो उसी को प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे तीनों जो ऑप्शंस हैं ये क्या है, सारे के सारे ऑप्शंस ये सही है। ये बताते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स पहले आप वर्ड का मतलब समझ लीजिए। यहाँ पे कोई भी चीज़ हम बिना मतलब के नहीं समझेंगे। तो प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रॉपरली आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। मतलब कि जैसे जेनेटिक मटेरियल है ये, ठीक, ये एक न्यूक्लियर एनवलप से कवर्ड नहीं मिलेगा आपको। ये चीज़ आपको प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेगी। इनके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, डीएनए या आरएनए, वो क्या होते हैं, वो ऐसी ही साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। इनका कोई न्यूक्लियर बाउंड्री आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए इन्हें प्रोकैरियोट्स कहा गया है। कैरियन जो वर्ड है, ये वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, ये वर्ड न्यूक्लियस के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ
कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस और प्रो का मतलब है इंसिपिएंट बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं नॉन डेवलप्ड। लेकिन इनके ही जो आगे जाके जब इवोल्यूशन हुई तो प्रोकैरियोट्स से फिर क्या हुआ, इवॉल्व होके यूकैरियोट्स बने। यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, यू मतलब ट्रू, यू मीन्स ट्रू, और कैरियन का मतलब मैंने आपको बताया न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस मतलब इनके पास जो न्यूक्लियस रहेगा वो क्या रहे, उनके इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो एक न्यूक्लियर एनवलप से बाउंड रहेगा। ठीक है, एक कवरिंग या प्रोटेक्शन इसके आपको इसके आउटसाइड मिलेगी। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल है, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे न्यूक्लियस। और देखिए एक और डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में। प्रोकैरियोट का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाए जाते हैं, नो हिस्टोन प्रोटीन्स। लेकिन जो यूकैरियोट का डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन दोनों बेसिस पे इनको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कहा जाता है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ये एक्सप्लेनेशन हो गया। तो इन प्रोकैरियोट्स द जेनेटिक मटेरियल इज, देखिए जो प्रोकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है ना, वो ऐसा होता है, देखिए वो सर्कुलर होता है। ठीक है, सर्कुलर होता है, ऐसे ऐसे आपको जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। तो जो प्रोकैरियोट का जेनेटिक मटेरियल होता है वो सर्कुलर होता है। और क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड, यहाँ पे स्ट्रैंड की बात नहीं किया गया है, तो यहाँ पे हम सिर्फ सर्कुलर शेप पे रहेंगे। और जो यूकैरियोट का डीएनए होता है वो क्या होता है, वो ऐसे लीनियर होता है, ऐसे, ये देखिए लीनियर मतलब सीधे। तो जो प्रोकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल है एक तो वो सर्कुलर होता है, तो देखिए लीनियर वाला पॉइंट तो हट जाएगा, दो पॉइंट्स बचे, सर्कुलर डीएनए सर्कुलर डीएनए। अब देखिए प्रोटीन्स की बात कर रहा है, विदाउट हिस्टोन्स विथ हिस्टोन्स। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो प्रोकैरियोट्स के जेनेटिक मटेरियल होते हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो विदाउट हिस्टोन मतलब नहीं मिलते हैं, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए हिस्टोन प्रोटीन आप लोग ने पढ़ा होगा जब आपने न्यूक्लियोसोम पढ़ा होगा, राइट। जब आप लोग ने न्यूक्लियोसोम पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि कैसे जो हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर होते हैं ना उसके अराउंड जो डीएनए है वो रैप्ड रहता है। ये क्यों होता है, देखिए प्रोकैरियोट्स के जो डीएनए होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होते हैं, तो इसलिए वो आराम से उस सेल के अंदर फिट हो जाते हैं। लेकिन यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स के जो डीएनए होते हैं ना वो काफ़ी लंबे होते हैं, तो और उतने से छोटे से न्यूक्लियस के अंदर उसको फिट करना, अगर वो लीन ऐसे रहे तो पॉसिबल नहीं है, पूरा खुला खुला रहे तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसकी पैकेजिंग होती है। ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन्स रहते हैं और ये जो डीएनए होता है वो उसके अराउंड कॉइल हो जाता है, तो ऐसे क्या होता है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है और न्यूक्लियस के अंदर फिट कर जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीट मॉस इज अनदर नेम ऑफ, देखिए पीट मॉस क्या है, एक किसका और नाम है, ये है स्फैग्नम का नाम। और ये है क्या, ये कौन से फाइलम में आता है, मतलब कौन से उसमें आता है, ये है ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ये ब्रायोफाइटा के अंदर आते हैं। ब्रायोफाइटा आपको पता होगा इसे क्या कहते हैं, इसको एम्फीबियन
एम्फी एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? एम्फीबियन मतलब जनरली हम लोगों ने पढ़ा है, एम्फीबियन मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी और लैंड दोनों पे रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इनको एम्फीबियन कहने का सेंस इसलिए होता है क्योंकि ये इनका जो लाइफ साइकिल होता है ना, ये बिना वाटर के कंप्लीट नहीं हो सकता। ये ऐसी जगह ग्रो करते हैं, लैंड पे तो ग्रो करते हैं, लेकिन क्या है, वहाँ पे एक थिन लेयर ऑफ वाटर रहनी चाहिए क्योंकि इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है इनमें, ये बिना वाटर के नहीं पॉसिबल हो सकता। तो इसीलिए इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा इज बेस्ड ऑन। तो आपको फाइलम पोरीफेरा के बारे में पता होगा। इसे और क्या कहते हैं? इन्हें कॉमनली स्पॉन्जेस कहा जाता है। तो इनकी जो क्लासिफिकेशन होती है, ये इनके अंदर पाए जाने वाले स्पिक्यूल्स पे बेस्ड होती है। स्पिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत माइन्यूट छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो इनको प्रोटेक्शन में इनकी हेल्प करते हैं, इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि आपको पता है इनकी बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट होती है बहुत। तो इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, इसलिए इनके प्रोटेक्शन के लिए इनकी बॉडी में स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो सॉफ्ट होती है और पोरस भी होती है, ठीक है। इनमें होल्स पाए जाते हैं इनकी बॉडी में। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा होता है, इनके 3 क्लासेस होते हैं। एक होता है कैलकेरिया, एक होता है हेक्स एक्टिनेलिडा, और एक होता है आपका डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिया, ठीक। तो क्लास कैलकेरिया में जो स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कैलकेरिया, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। हेक्सैक्टिनिलिडा में क्या होता है, जो स्पिक्यूल्स बने होते हैं, एक तो ये क्या होते हैं, 6 रेड होते हैं, ठीक है। 6 इसमें से रेज निकलती हैं। और ये किसके बने होते हैं? सिलिका के बने होते हैं, सिलिका। और जो डेमोस्पोंजिया है उनमें या तो जो स्केलेटन है इनका, जो स्पिक्यूल्स हैं, वो किसके बने होते हैं? या तो स्पॉन्जिन फाइबर, एक प्रोटीन होता है स्पॉन्जिन फाइबर के बने होते हैं, या तो ये सिलिका के बने होते हैं, ठीक है। लेकिन 6 रेड नहीं होते हैं। ये आपको डिफरेंस याद रखना है हेक्सैक्टिनिलिडा और डेमोस्पोंजिया में। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फ्रूट? देखिए, आपने फ्रूट्स के टाइप्स पढ़े होंगे, तो आपने पढ़ा होगा ट्रू फ्रूट क्या होता है, जो हमारा ओवरी से डेवलप करे, है ना। जो फ्लावर के ओवरी से डेवलप करे उसे हम ट्रू फ्रूट कहेंगे। लेकिन अगर किसी और पार्ट से डेवलप कर रहा है तो हम उसे ट्रू फ्रूट नहीं कहेंगे। तो देखिए, कोकोनट जो होता है वो क्या होता है, वो एक ट्रू फ्रूट होता है। कौन सा टाइप होता है? ड्रूप टाइप का ट्रू फ्रूट होता है ये, ठीक। और एप्पल आपको पता है ये फॉल्स फ्रूट होता है। फॉल्स फ्रूट क्यों होता है? क्योंकि ये जो एप्पल का पोर्शन हम लोग खाते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, वो एक्चुअली इसका थैलमस होता है। थैलमस इन बड़ा होके क्या हो जाता है, ओवरी को कवर कर लेता है पूरा। मान लीजिए यहाँ ओवरी था, तो यहाँ थैलमस, आप समझ रहे हैं ना, जो इसका रिसेप्टिकल होता है जिसके ऊपर ओवरी सिचुएटेड होती है, वो एनलार्ज करके पूरी ओवरी को कवर कर लेता है, और ये पोर्शन हम लोग खाते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरी से फ्रूट नहीं डेवलप हो रहा है, थैलमस से डेवलप हो रहा है। इसीलिए ये क्या है, ये फॉल्स फ्रूट है। स्ट्रॉबेरी में क्या होता है कि पूरा इन्फ्लोरेसेंस, यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारी ओवरीज
तो स्ट्रॉबेरी में क्या होता है कि बहुत सारे मल्टीपल ओवरीज पाए जाते हैं फ्लावर में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये इसका भी रिसेप्टिकल क्या होता है, ये पूरा रिसेप्टिकल जो है वो फ्रूट को बनाता है। और जो हमें स्ट्रॉबेरी के बाहर ऐसे वाइट वाइट दिखाई देते हैं, लंबे लंबे से वाइट वाइट ऐसे ऐसे, वो एक्चुअली में क्या होते हैं, वो सीड नहीं होते हैं, वही एक्चुअल फ्रूट होता है स्ट्रॉबेरी का, उसके अंदर आपको सीड मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर स्ट्रॉबेरी भी ट्रू फ्रूट नहीं है, एप्पल भी ट्रू फ्रूट नहीं है, कोकोनट ट्रू फ्रूट है, क्योंकि ये ओवरी से बनता है, फ्लावर के ओवरी से। In some plants like grass, monstera and banyan tree, roots arise from parts other than radicle are called। देखिए रेडिकल क्या होता है, आपको पता है कि जब आप एम्ब्रियो देखते हैं तो एम्ब्रियो में दो पार्ट्स होते हैं, एक नीचे वाला पार्ट और एक ऊपर वाला पार्ट। नीचे वाले पार्ट को हम रेडिकल कहते हैं, रेडिकल कहते हैं, जो क्या करता है, जो आगे जाके रूट बनाता है। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। और ऊपर वाला पोर्शन जो रहता है उसे हम प्ल्यूम्यूल कहते हैं, जो आगे जाके क्या बनाता है, शूट सिस्टम बनाता है, ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट बनाता है। तो जब भी कभी रूट्स जो होते हैं वो रेडिकल के अलावा किसी पार्ट से अराइज करते हैं, प्लांट के किसी भी पार्ट से रेडिकल के अलावा, तो उन रूट्स को हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। तो आपको पता होगा बैनियन ट्री में आपने देखा होगा ब्रांच जो होते हैं ना, ये ट्री है, इसकी ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस से लंबी लंबी मोटी मोटी रूट्स बाहर आती हैं और ग्राउंड तक जाती हैं। ये क्या करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रॉप रूट्स। ये क्या करती हैं, ये सपोर्ट का काम करती हैं, ये इतने बड़े जो पेड़ है इसको सपोर्ट देती है। तो ये सारे क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स के टाइप हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द C4 प्लांट्स आर फाउंड इन। C4 प्लांट्स क्या होते हैं, आपको पता है कि जिनमें जो पहला प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का, वो क्या होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। और इनमें क्या पाई जाती है, इनमें क्रांस एनाटॉमी पाई जाती है, क्रांस एनाटॉमी, जिसमें क्या होते हैं, वैस्कुलर बंडल के अराउंड बंडल शीथ सेल्स होते हैं, बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं ये बंडल शीथ सेल्स। और फिर इसके अराउंड मीजोफिल सेल्स पाए जाते हैं, ये होती है क्रांस एनाटॉमी। और ये मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स दोनों में पाई जा सकती हैं, लेकिन ज़्यादा कॉमन ये मोनोकॉट्स में होती हैं, लेकिन पाई दोनों में जा सकती हैं। तो C4 प्लांट के एग्जाम्पल है मेज, अब हम क्वेश्चन 8 पे आते हैं। द cell junctions called tight, adhering and gap junctions are found in। तो देखिए सेल जंक्शंस थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको डिस्कस करने जाऊंगी, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो में इन सेल जंक्शंस पे लेकर आऊँगी। तो टाइट जंक्शन से एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, ये क्या होता है ना, ये सेल टू सेल एनिमल्स में ही पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये
कनेक्शन सिर्फ एनिमल्स में पाए जाते हैं, ये एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये दो सेल्स के बीच में इनको कम्युनिकेशन का काम करते हैं, ठीक है। या तो उन दोनों सेल्स को एकदम टाइटली बांधे रखेंगे, या उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाएंगे। अलग अलग टाइप के सेल जंक्शंस का अलग अलग फंक्शंस होता है। तो ये किस टाइप के टिश्यू में पाए जाते हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू में पाए जाते हैं। एपिथेलियल मतलब जो हमारी बॉडी का कवरिंग बनाती हैं जो टिश्यू, उन टिश्यू में ही पाए जाते हैं। बाकी आपको नर्वस टिश्यू पता है, ठीक, न्यूरॉन्स इसमें होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू ये क्या करते हैं, ये कनेक्ट करने का काम करते हैं। और एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं, ये फैट वगैरह स्टोर करने का काम करते हैं। अब 9th क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ, पॉलीमर मतलब जब रिपीटिंग यूनिट्स, जब कोई लंबी सी मॉलिक्यूल रिपीटिंग यूनिट्स की बने, सेम सेम यूनिट्स रिपीट होते रहे, उसे हम पॉलीमर कहते हैं। और ग्लाइकोजन जो है आपको पता है कि ये हमारे क्या होता है, ये स्टोरेज के लिए यूज होता है एनिमल्स में, ठीक है। और ये किसका पॉलीमर होता है, ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ग्लूकोज, ठीक है। मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तब ग्लाइकोजन बनता है। स्पेसिफिकली क्या होते हैं, ये होमोपॉलीमर होते हैं। होमोपॉलीमर मतलब इसमें सिर्फ एक ही टाइप के मॉलिक्यूल, मतलब एक ही टाइप का जो मोनोमर है वो पाया जाता है। सिर्फ ग्लूकोज है तो ग्लूकोज से ही बनेगा, होमो, सेम। लेकिन कुछ हेट्रोपॉलीमर्स भी होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के मोनोमर प्रेजेंट होते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन रेफर्स टू, मतलब कि क्रोमोसोम तो डुप्लीकेट हो गया, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गया लेकिन न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हुआ, लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब जो सेल बनेगा उसमें क्या होगा, उसमें सो इफ द डिवीजन वॉज प्रॉपर, अगर प्रॉपरली डिवीजन होता तो ये क्रोमैटिड इधर चला जाता, ये क्रोमैटिड इधर चला जाता, और ये दोनों जब डिवाइड करता पूरा सेल तो क्या हो जाता, ये दो अलग सेल्स बन जाते एक एक क्रोमोसोम के साथ। लेकिन अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर डुप्लीकेशन तो हो गया लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड ही नहीं किया। तो इसका मतलब जो सेल अब बनेगा उसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाएगी, राइट, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम आ जाएगी। तो ऐसे करके ये अगर ये प्रोसेस अगर बार बार हुआ तो एक ही क्रोमोसोम के मल्टीपल कॉपीज यहाँ बन जाते हैं। तो इससे क्या हो जाती है, पॉलीप्लॉइडी हो जाती है, पॉलीप्लॉइडी, प्लॉइडी लेवल बढ़ गया, मतलब जितने क्रोमोसोम्स का सेट होना चाहिए था उससे ज़्यादा हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोमाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर ही अंदर माइटोसिस हुआ जा रहा है लेकिन सेपरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट तो कर रहे हैं लेकिन सेपरेट नहीं कर रहे हैं, न्यूक्लियस डिवाइड ही नहीं कर रहा है। सो आप लोग प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और क्या मैं इसे कंटिन्यू करूँ या नहीं।